मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दूसरे दिन भी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। सीएम धामी मुवाना, पुंडरी और फरीदाबाद में जनसभाएं कर लोगों को से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि कल भी सीएम धामी ने पार्टी प्रत्याशियों के जनसमर्थन के लिए ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं की थी, जिसके बाद आज भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। देखिए, हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार को देखा है, डबल इंजन की सरकार को देखा है, किस प्रकार से उसने विकास हो, पारदर्शिता हो, भर्तियां हो, महिलाओं के लिए काम हो, हर क्षेत्र में किसानों के लिए काम हो, नौजवानों के लिए काम हो, हर क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए काम हो, हर क्षेत्र में काम किया है। और 2014 से पहले की सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी, किस तरह उसने भ्रष्टाचार के दलदल में पूरे हरियाणा को फंसाया था, किस प्रकार से जो है हरियाणा को पीछे किया था, किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार की आगजनी होती थी। एक परिवार के इशारे पर दिल्ली से जो है हरियाणा की पूरी सरकार चलती थी। इसलिए लोग अब किसी भी कीमत पर हरियाणा में वो स्थिति दोबारा नहीं आने देंगे और हरियाणा में फिर से भाजपा की और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। 5 अक्टूबर को भारी मतदान करेंगे और नई सरकार चुनेंगे। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर नेता विपक्ष यशपाल आर्या ने भू कानून पर बनी कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है और सरकार से पूछा है कि कितने उद्योगपतियों ने जमीन ली, इसको भी सरकार सार्वजनिक करे। साथ ही कहा कि भू कानून के लिए जल्द से जल्द सत्र बुलाए सरकार। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि जो एक कमेटी का गठन किया गया है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और सरकार जल्द से जल्द सत्र बुलाए। और सरकार जो कह रही है कि 1 वर्ष के बाद हम सशक्त भू कानून लागू करेंगे, क्या एक सरकार की मंशा में खोट नहीं है? क्या इनकी नीयत में खोट नहीं है? नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल पर उसकी स्थापना हुई, आज उसका भी निजीकरण किया जाने की सरकार सोच रही है। और मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या पिछले वर्षों में जितनी जमीनें औद्योगिक घरानों को दी गई हैं या अन्य उद्योगपतियों को दी गई हैं, बाहरी लोगों को दी गई हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या सरकार उनकी जमीनों का अधिग्रहण करेगी? राज्य में होने वाले निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से माहौल बनाने में जुट गई है। हल्द्वानी में सोमवार को आज कांग्रेस ने एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस लगातार माहौल बनाने की कोशिश में है। पिछले महीने कांग्रेस ने इसी तरह का कार्यक्रम रुद्रपुर में किया था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आएंगे। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहले एमबी ग्राउंड में जमा होंगे और फिर यहां से मार्च करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल के कैंप ऑफिस तक जाएंगे। कांग्रेस की कोशिश डीएम ऑफिस का घेराव कर पूरे प्रदेश तक मैसेज पहुंचाने की है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अवरुद्ध विकास, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, पलायन और जो स्थानीय मुद्दे हैं, हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम आज खतरे के जद में है और उसमें कुछ भी पैसा अवमुक्त नहीं किया जा रहा है, बदहाल है, जू का पता नहीं है, गौला नदी का पुल ढह गया है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है, गौला नदी में हम 4 लेन की मांग कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर घेराव करेंगे जिलाधिकारी कार्यालय का। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उपचुनाव के बहाने केदारनाथ की तस्वीर जरूर बदलने वाली है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी सत्ता में है तो वह ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती जिसे विपक्ष चुनाव में मुद्दा बना पाए। 6 अक्टूबर को खुद सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केदारनाथ जाने वाले हैं,
जहां पर अगस्त मुनि में एक बड़ी जनसभा का कार्यक्रम होना है। इस दिन मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों से मिलने वाले हैं। सूत्रों की माने तो इस दिन मुख्यमंत्री केदारनाथ विधानसभा के लिए कई घोषणाएं कर सकते हैं। इसके लिए वहां की प्रमुख समस्याओं और जरूरतों की समीक्षा की जा रही है। वैसे भी केदारनाथ क्षेत्र आपदा क्षेत्र रहा है और आपदा क्षेत्र में अनेकों समस्याएं रहती हैं और हमारा भी निर्णय अच्छा रहा कि हमने मंत्री को उस पूरे क्षेत्र में जो वहाँ की मूलभूत समस्याओं से समाधान के लिए चीज़ों को केंद्रित किया है। 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का अगस्त महीने के अंदर केदारनाथ विधानसभा के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। केदारनाथ विधानसभा में 5 मंडल हैं और 5 मंडल में 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपे जाने का भी पार्टी का यही मकसद है, ताकि वहां की छोटी छोटी समस्याएं पहले ही दूर कर ली जाएं। बीजेपी की पूरी रणनीति पर बारीकी से नजर रखे हुए कांग्रेस कहती है कि केदारनाथ में पूरी सरकार भी अगर चली जाए तो लोगों ने जो मन बनाया है बीजेपी उसे बदल नहीं पाएगी। देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री समेत उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनके पूरे दायित्वधारी और जितने जितने नए सदस्य वो बना रहे हैं, सारी भाजपा चली जाए केदारनाथ में। केदारनाथ में जीतने वाले नहीं है। केदारनाथ की जनता इनकी मंशा समझ चुकी है। ऐसा पहली बार होगा जब मंत्री विधानसभा तो दूर विधानसभा के एक एक क्षेत्र में विशेष रूप से डेरा डाल रहे हैं। इससे सियासी फायदा तो जो भी हो, लेकिन केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए ये सुनहरा मौका है। जिन छोटी छोटी समस्याओं के लिए उन्हें दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ता था, अब सरकार खुद घर पर आकर पूछ रही है, आप बताओ आपकी समस्या है क्या। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया साइट एक्स पर खड़गे के बयान पर पलटवार कर चुके हैं। उन्होंने क्या लिखा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा, कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दिए गए भाषण से पता चलता है कि कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी से को लेकर कितनी नफरत है और डर है कि वो लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी प्रार्थना ये करते हैं कि वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, वो कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहें। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन जसरोट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने से पहले वो मरने वाले नहीं हैं। हालांकि इस दौरान मंच पर भाषण देने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फौरन फोन किया, बातचीत की और स्वास्थ्य का हालचाल जाना। स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के नीचे बनी तांबाखाड़ी टनल रखरखाव नहीं होने से बदहाल हो गई है और पहाड़ी के अंदर से टनल में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जो कि भविष्य में किसी बड़े खतरे को दावत दे रहा है। वहीं टनल में पानी रिसाव से कीचड़ हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टनल में हो रही लापरवाही का कोई भी विभाग टनल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हालांकि डीएम का कहना है कि तांबाखाड़ी सुरंग बीआरओ को हैंडओवर करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कहना है कि जो हमारी उत्तरकाशी जो टनल है, ये हमारी उत्तरकाशी की लाइफ लाइन है। ज्ञानसू वाले बाजार के बच्चे हम सब उसी से जाते हैं। अगर इसका रखरखाव ढंग से नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। एक्सीडेंट होने का डर है, चोरों को डर है, वहाँ पर चेन स्केचिंग वाले वहाँ घूमते हैं। हमारी जो तांबाखाड़ी की टनल है और इवन जो हमारी उससे आगे जो ओपन टनल है, तो ये बेसिकली तात्कालिक स्थितियों में जो भी उसमें उचित कार्यदायी संस्था यहाँ स्तर से चयनित होगी, उनके द्वारा बनाई गई थी।
अभी मैंने इस संबंध में एक शासन को पत्र भेजा है कि साहब ये जो हमारी दवाखाने की टनल है ये बीआरओ को हैंड ओवर कर दी जाए, और ऐसी में ओपन टनल के लिए भी आप कार्रवाई शुरू करने वाला हूँ, वो भी देर सवेर बीआरओ को हस्तांतरण के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। कर्णवत पर्वत के ठीक नीचे बनी तामाखानी सुरंग उत्तरकाशी की लाइफ लाइन है। 25 तरह से खस्ता हाल हो गई हो, कोई रखरखाव यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से पानी का रिसाव होने के बाद जो टनल है उसके अंदर कीचड़ भरा हुआ है। इस रास्ते से लोग पैदल आते हैं और भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और जब से ये सुरंग बनी है तब से लेके आज तक कोई ट्रीटमेंट कार्य नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जिम्मेदारी कोई भी विभाग नहीं लेता है, जिसके चलते जो ये टनल है, लाइफलाइन जिसे कह सकते हैं जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली, वो पूरी तरह से खस्ता हाल है और कभी भी बड़े हादसा का कारण बन सकता है। अभी कुमार टनल उत्तरकाशी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच रोड को फिर से खोल दिया गया है। भूस्खलन की वजह से यहां पर प्रशासन ने पैदल आवाजाही को भी पूरी तरह से रोक दिया था, लेकिन कल दोपहर बाद फिर से आवाजाही शुरू कर दी गई थी। हालांकि सुरक्षाकर्मी मौके पर तैनात हैं और सुरक्षा के बीच यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑलवेदर रोड आखिरकार खुल गई है। चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन बीते 5 दिनों से पूरी तरह से बंद थी। 12 सितंबर को आई भारी बारिश के बाद यह हाईवे 90% मौकों पर बंद था, जिसकी वजह से इलाकों की आबादी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल एनएच ने स्वाला के पास जैसे जैसे गाड़ी जाने लायक रोड बनाई है, लेकिन नेशनल हाईवे के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही परमानेंट ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी स्वाला पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एनएच के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। प्लान है उसमें जो है हमने ऊपर इसके क्राउन पे जहाँ से मेनली ये सिंक हो रहा है वहाँ पे काफ़ी मटेरियल जो है टूटा हुआ है और डिपॉजिट के फॉर्म में, तो उसे जो है ऑफलोड करने के लिए वहाँ पे जेसीबी भी डोजर भी जो है हम दोनों भेज रहे हैं। इसका जो ढाल है इसको थोड़ा ये घटाएंगे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए और इसमें से जो मलबा निकलेगा उसको सड़क के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे ताकि उसको स्थिरता प्रदान हो। फिलहाल अच्छी बात यह है कि छोटे बड़े व्हीकल्स दोनों के लिए हमने इसे खोल दिया है और निगरानी इस पे रहेगी, क्योंकि जब जब बरसात होगा यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है एहतियात हमें बरतना हो। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन ऑलवेदर रोड की बदहाली से करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन इन सब से आसानी से बचा जा सकता था यदि समय रहते वैकल्पिक रूट को तैयार किया गया होता। तो एक रिपोर्ट इसी को लेकर आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ से टनकपुर तक का हाईवे रोड ऑल वेदर में तब्दील हो चुका है। 1600 करोड़ की लागत से बनी ऑल वेदर रोड लाखों की आबादी के लिए मुसीबत बन गई। अब हालात ये है कि चीन और नेपाल सीमा तक जाने वाले सैनिकों की भी राह इस रोड ने थाम कर रखी है। ऐसे में अधिकारी अगर दूर की सोच रखते हैं तो पिथौरागढ़ और साथ ही चंपावत के लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। असल में इन दोनों जिलों में आसानी से वैकल्पिक रोड बन सकती थी, जिस पर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात भी डाली थी और ये उनके घोषणा में भी है, पर अफसोस ये है कि आज 2.5 साल व्यतीत हो चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई प्रदेश सरकार नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि इस मोटर पुल को बनाया जाए और एक वैकल्पिक रास्ता पिथौरागढ़ में आने जाने के लिए खोला जाए। पिथौरागढ़ से रामेश्वर घाट के लिए रोड पहले ही बनी है, लेकिन रामगंगा में पुल नहीं बनने से वैकल्पिक रास्ता तैयार नहीं हो पाया। सालों से इस पुल को बनाने की मांग उठती रही, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं हुआ। वहीं कुछ ऐसा ही हाल चंपावत का भी है। स्वाला में हो रहे लैंडस्लाइड ने 12 सितंबर से लोगों को कैद किया है। धौन से लेकर ध्यूरी तक पहले ही रोड कटी है। ऐसे में अगर मात्र 4 किलोमीटर की रोड बनी होती तो स्वाला की दरख्ती पहाड़ी भी लोगों की राह नहीं रोक पाती। जिसमें कि रामगंगा नदी में एक पुल हमारा प्रस्तावित है और वो फिर आगे जाके दुबौला बैंड में बनेगा, तो भविष्य में यही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का एक वैकल्पिक मार्ग होगा। इसमें हमारा जो है जो रामगंगा नदी पर पुल प्रस्तावित है उसका हमारा साइट सिलेक्शन और डीपीआर की स्टेज लगभग पूरी हो चुकी है। डिज़ाइन सेल को हमारा
DPR जा रही है उसकी। ऑल वेदर रोड की कटिंग के दौरान भी पिथौरागढ़ और साथ ही चंपावत के वैकल्पिक रास्तों को बनाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन ये कवायद सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी है। बॉर्डर के अहम हाईवे में लगातार हो रहा लैंडस्लाइड को देखते हुए अब जरूरी हो गया है कि वैकल्पिक रास्तों को तूफानी रफ्तार से बनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पचवादून में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान सामने आया है। चौहान ने कहा कि आपराधिक मामलों में खासतौर पर नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे अपराध में बाहरी राज्यों के लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। बच्चियों के साथ हो रही दरिंदगी को बख्शा नहीं जाएगा। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि घुसपैठियों को रोकने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलानी चाहिए। बच्चियों के साथ इस तरीके का घृणित कृत्य करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए मैंने ये भी तय किया है कि जो ये सत्यापन ड्राइव है, ये सत्यापन ड्राइव फिर से बहुत सख्ती से शुरू किया जाएगा। देहरादून के स्पा सेंटरों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के 70 से ज्यादा स्पा सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की है, जहां पर अनियमितता मिलने पर 29 के चालान भी काटे गए। वहीं पुलिस ने अलग अलग जगह पर स्पा सेंटर से 5 लड़कियों का रेस्क्यू किया है। देहरादून डोईवाला के ग्रामीण इलाकों में गुलदार की दहशत से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। गुलदार की दस्तक की वजह से ताजा मामला दुधली रोड का है, जहां पर गुलदार घूमते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। बताया जा रहा है कि गुलदार खाने की तलाश में आबादी वाले इलाकों में आ रहा है और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। हल्द्वानी में रविवार रात को हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर नेशनल हाईवे पर आ गया। हल्द्वानी से लालकुआं, पंतनगर, बरेली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर हल्दू चौड़ के पास रात के अंधेरे में गाड़ियों के झुंड को देखकर लोग हैरान हो गए। गाड़ियों का ये झुंड हाईवे को क्रॉस कर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। तो हाथियों का ये झुंड लगातार हाईवे की तरफ बढ़ रहा था। जंगल से जिस तरह ये हाईवे की ओर आया, लोगों में काफी दहशत का माहौल देखा गया। थोड़ी देर के बाद हाथी जंगल की तरफ वापस चले गए और हाथियों के झुंड के साथ उनके छोटे बच्चे भी थे। लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल के जरिए बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हरिद्वार में एक जंगली हाथी की बिजली की तारों की चपेट में आने से करंट लगने से मौत हो गई। हादसा श्यामपुर फॉरेस्ट रेंज के सज्जनपुर पीली गांव में हुआ, जहां पर खेतों की तरफ जा रहा हाथी बिजली की तारों की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंचे श्यामपुर रेंज के रेंजर का कहना है कि इसकी जांच की जाएगी और बिजली के तारों की ऊंचाई कम थी या फिर ज्यादा, खेत में करंट लगा जिसकी वजह से मौत हो गई। मॉनसून के सीजन में सांप निकलना आम बात हो गई है। देहरादून के सिंगली गांव में एक घर में 12 फीट लंबा किंग कोबरा घुस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, जिसने कोबरा को निकाला और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील ब्यूटिफिकेशन के साथ ही आसपास के इलाकों को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने और डेवलपमेंट के काम यहां पर किए जाएंगे। पर्यटन विभाग द्वारा इसे 5 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें कोटी कॉलोनी, न्यू टिहरी, डोबरा चांठी, मदन नेगी और प्रताप नगर शामिल है, जिसके तहत फर्स्ट फेज में रिंग रोड, ISBT, ओपन मार्केट का डेवलपमेंट होना है। जो रिंग रोड वाला है और ISBT और ओपन मार्केट, इसका रिनोवेशन होना है और रिंग रोड का काम चल रहा है। इसके अलावा फिर लेक ब्यूटिफिकेशन के काम होने, गार्डन बनने हैं और ब्रिज हैं इसमें, और इसी तरह के डेवलपमेंट के वर्क हैं।
चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन देश भर से श्रद्धालु यात्रा के लिए लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में दूसरे राज्यों के साथ अब बंगाली यात्री भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुहावने मौसम में पर्यटकों और तीर्थ यात्री पहाड़ी मौसम और मिजाज का मजा ले रहे हैं। अच्छा लगता है, ये वेदर भी है, यहाँ का सबसे अच्छा ये नेचर का प्लेस है, तो इसलिए इसके यहाँ का आदमी, यहाँ का नेचर, इसका सब कुछ अच्छा है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, कोऑपरेट है। हम जिसके पूछे कोई नहीं इनका डिस्करेज नहीं किया है।